नमस्ते। आज हम गुरुकुल शिक्षा के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो आपको सुनाई ही देगा होगा, नहीं तो आप बता सकते हैं कमेंट में या फिर सीधा कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर। तो आज गुरुकुल शिक्षा के बारे में जैसे कि शिविर थी और शिविर तो वापस है ही। शिविर के स्थान पर ये नहीं है, शिविर फिर होने वाली है। उसमें तो प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक और थियरी दोनों शिविर में संभव होता है। यहाँ केवल जो शिविर के कुछ विषय थे जो बहुत ही आवश्यक थे और वो हम वीडियोस के माध्यम से कर सकते थे, तो कुछ समझ बने गुरुकुल शिक्षा के विषय में और कुछ हम जान पाए गुरुकुल शिक्षा के विषय में अभी के समय में। इसलिए हम ये विषय को लेकर थोड़ी बहुत समझ दे सकते ताकि अगली जब शिविर में आ पाए तो और तैयारी के साथ हम नई शिविर कर सके। तो वो तो जो शिविर होने वाली है, वो तो है ही शिविर तो, थोड़ी पोस्टपोन्ड होंगी, यही केवल इतना है। अब आज हम जो बात करने वाले हैं, वो मुख्य मैं बात पर आता हूँ। तो गुरुकुल शिक्षा के विषय या जो सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन का बिंदु है, पॉइंट है, वो है शिक्षा। तो बालकों के विषय में हम चिंतित है शिक्षा को लेकर और जो हम पढ़ाते हैं अभी तो या फिर उसको जहाँ पर भी भेजते हैं पढ़ाने के लिए, उससे हम क्या संतुष्ट है या फिर उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके क्या कारण है, उसकी आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा को लेकर हम आज इतनी चिंतन के विषय लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप थोड़ा उसमें चिंतनात्मक रीत से आप उसकी सोच बनाइए और पूरे भारत में फिर से गुरुकुल शिक्षा कैसे हो, खास करके हमारे व्यक्तिगत जीवन पर या तो हमारा जो हमारी लाइफ पर, हमारे बच्चों पर वो आंशिक रूप में या फिर पूर्ण रूप में हम कैसे दे पाए, उसका भी हम आज विचार करेंगे। तो सबसे महत्व का विषय गुरुकुल शिक्षा है। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है, वो शिक्षा को कहा जाता है। दुनिया भर के दार्शनिक ये मान रहे हैं कि जो शिक्षा सफल होगी तो पूरा जीवन के सारे पहलू सफल हो जाएँगे और सारे पहलू को हम न्याय दे पाएँगे, यदि शिक्षा सफल हो गई तो। यदि शिक्षा सफल नहीं हो पाई, तो हम सारे बिंदु में निष्फल जाएँगे या फिर हम जो करना पा चाहेंगे, वो हम कर नहीं पाएँगे, विकास नहीं कर पाएँगे, भौतिक क्षेत्र में भी या आध्यात्म के क्षेत्र में भी। तो सबसे पहले ये जान लें कि शिक्षा अभी हम जो दे रहे हैं या तो हम ले रहे हैं, वो सही मायने में शिक्षा है क्या? वो हम एक उदाहरण के द्वारा जो नए लोग हैं उसको भी समझ में आ जाए, इसलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कोई हम फूड लेते हैं, तो जो कोई भी प्रकार का हम फूड लेते हैं, तो क्यों हम लेते हैं? तो उसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे एक होता है उसका टेस्ट, मतलब कोई स्वाद के लिए हम खाते हैं। दूसरा होता है उसका पोषण और तीसरा होता है तृप्ति। तो हम एक-एक, एक-एक करके उसको देखते जाएँगे। जैसे कि एक हमने देखा अभी ही कि एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है तृप्ति और तीसरा होता है पोषण। हम जैसे कि कुछ भी खाते हैं, तो हम देखते हैं कि आजकल लोग बाज़ार का ज़्यादा खाते हैं, क्यों ऐसा है? क्योंकि वो टेस्ट उसमें ज़्यादा आता है, अच्छा आता है। ज़्यादा से भी अच्छा कहना है, अच्छा आता है। तो एक तो पहलू होगा कि टेस्ट को देखकर कोई लोग खाते हैं, एक टेस्ट एक पहलू है। दूसरा है तृप्ति। जैसे कोई कुछ खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है, तो उसमें टेस्ट है, लेकिन वो डकार नहीं आती है, जैसे तृप्ति हो जाती है। फिर वो तृप्ति रहती है एकदम 4-5 घंटे तक, तो लड्डू वगैरह खाते हैं या तो अच्छा हेवी भोजन करते हैं हम, तो वो एक तृप्ति होती है, एक सैटिस्फैक्शन होता है। तो वो दूसरा प्रयोजन तृप्ति का भी है। एक जैसे कि एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है तृप्ति और तृप्ति के साथ-साथ तीसरा होता है, वो पोषण होता है, जो लंबे समय तक शरीर को टिका पाए। ऐसे पोषण किस आहार में है, कौन-सा आहार लेना चाहिए? तो आहार के केंद्र में रखकर, आहार को एक बिंदु मानकर ये तीनों हम देखते हैं। एक तो टेस्ट देखते हैं, एक तृप्ति देखते हैं और एक पोषण देखते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू वैल्यू देखते हैं। उसी तरह से शिक्षण के भी ये 3 आयाम
क्या-क्या आयाम है? तो आज हम आज की रीत से यदि देखते हैं, तो 3 हम देखते हैं कि एक तो डिग्री या नहीं मानते हैं, तो डिग्री इसीलिए है। डिग्री का जो कांसेप्ट आया है बीच में, तो वो किस लिए आया है? तो एक प्रकार का वो सामाजिक मान्यता है। अब पहले समाज ऐसा था, तो पहले की डिग्री ऐसी थी, पहले भी स्नातक हुआ करते थे, विद्या स्नातक हुआ करते थे, विद्या व्रत स्नातक हुआ करते थे। तो ये स्नातक की परिकल्पना डिग्री की है, वो भी प्राचीन है लेकिन वो अलग है, वो देने वाला अलग था, उसके वैल्यूज़ अलग थे, वो अलग-अलग है। जैसे नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ के भी इतिहास पढ़ते हैं, तब तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ का स्नातक होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक काम, एक बहुत बड़ा गौरव की बात कही जाती थी। तो एक तो हम देखते हैं कि सामाजिक मान्यता अर्थात डिग्री, ये एक पहलू है। जैसे टेस्ट है, इस तरह से खुराक में हम जैसे स्वाद कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, इसी तरह यहाँ पर हम एक सामाजिक मान्यता डिग्री, उतना महत्व है जैसे कि टेस्ट का महत्व है। अब दूसरा उससे भी ज़्यादा महत्व है, वो आजीविका का है। डिग्री भी क्यों लेते हैं? सामाजिक मान्यता एक तो बहुत छोटा-सा पहलू है, लेकिन उससे आजीविका बनती है या आजीविका कमा सकते हैं। तो शिक्षण लेकर प्रायः भारतीय तो मैं बता सकता हूँ कि 80% लोगों की ये भावना या ये मान्यता है कि आजीविका के लिए शिक्षण लेना अनिवार्य है। कि बहुत ही अच्छे खासे घर वाला हो या कोई ऐसी ऊपर विचारधारा वाला हो तो बात अलग छोड़ दीजिए। बाकी ज़्यादातर लोगों की ये मान्यता है कि आजीविका के साथ इसका शिक्षण का संबंध है। वो है कि नहीं है, वो हम डेटा के साथ उसको प्रस्तुत कभी करेंगे कि आजीविका के साथ क्या संबंध है विद्या का या शिक्षा का। तो आजीविका के साथ उसको जोड़ा गया है बीच के काल में। तो एक होता है जो हमने बताया डिग्री, दूसरी है आजीविका। और आजीविका भी एक पहलू है, जो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि ये शिक्षण क्यों लेते हैं, तो एक तो डिग्री के लिए लेते हैं और दूसरा है आजीविका के लिए लेते हैं। जो कोई भी स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन गुरुकुल में भी कोई भी बिठाता है, तो ये सारे पहलू को सोचता है और ये सोचना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरी बात है, वो आजीविका की है। अब तीसरी बात पर हम जाते हैं, तो तीसरी बात कौन-सी है? तो तीसरी बात है व्यक्तिगत विकास। अब ये पहलू लोग सोचते नहीं हैं। ये पहलू के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, जबकि सबसे जैसे कि स फूड यदि हम लेते हैं और वो केवल टेस्ट और तृप्ति ही देखते हैं, पोषण नहीं देखते हैं, तो लंबे समय तक हम स्वस्थ नहीं रह पाएँगे शरीर के तल पर। लंबे समय तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, बहुत सारी व्याधियाँ होगी, बहुत परेशानियाँ होगी। उसी तरह से यदि व्यक्तिगत विकास को यदि हमने मान्यता नहीं दी, यदि वो लक्ष्य में नहीं रखा तो क्या होगा? तो शिक्षण डिग्री दे देगा, कदाचित आजीविका दे पाएगा, लेकिन सामाजिक प्रॉब्लम होंगे, व्यक्तिगत प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम से पूरा समाज गिर जाएगा। तो चाणक्य ने ये तीसरा पहलू बताया है कि उसमें अवश्य ही ये होना चाहिए विचार कि व्यक्तिगत विकास उसका है होता है कि नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आजीविका का विचार और फिर डिग्री का विचार छोड़ देना चाहिए। वो भी है अपने स्थान पर उसका भी महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो व्यक्तिगत विकास की है। जैसे आयुर्वेद में बताया है कि फूड में सबसे देखना है तो क्या देखो? तो सबसे पहले पोषण देखो, फिर तृप्ति देखो और फिर टेस्ट देखो। हो सकता है कोई पोषण वाली वस्तु भी टेस्ट वाली हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि ऐसा न बने, तो भी आप पोषण को केंद्र में रखो, टेस्ट को जाने दो। टेस्ट है या नहीं है वो दूसरी बात है क्योंकि वो क्षणिक है। टेस्ट कितनी देर लगता है? 3 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा आधी मिनट। उसके ऊपर यहाँ से गया, फिर क्या काम करने वाला है? तृप्ति भी कितनी देर तक रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन पोषण परमानेंट रहेगा। उसी तरह से एजुकेशन में, पढ़ाई में भी क्या रहेगा कि व्यक्तिगत विकास वो परमानेंट रहेगा। उसके बाद उसके बाद का पहलू जो है वो आजीविका का है। तो इसको 2 तरह से देखेंगे हम। व्यक्तिगत विकास को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। व्यक्तिगत विकास को केंद्र में रखा गया। शिक्षण किस लिए है? तो एक जवाब इसका चाणक्य बताते हैं कि विकास के लिए। अपना विकास करना है, अपने जो पंचकोश है उसका विकास करना है, इसके लिए शिक्षण। ग्रंथों में या तो फिर हमारे जो अलग प्राचीन ग्रंथ है,
उसमें विद्या का विवरण बहुत सारा मिलता है। आज भी ये कहा जाता है या विद्या सा विमुक्तये। विद्या कौन-सी है? तो जो विमुक्ति दिलाती है हमको पूरे संसार से या फिर राग से या फिर ऐसे कोई भी प्रकार की जो दुर्गुण है, उससे विमुक्ति दिलाती है। ये एक विमुक्ति है। दूसरी विमुक्ति तो पूरे संसार से दिलाकर जो ले जाती है मोक्ष में, वो दूसरी प्रकार की विमुक्ति है। लेकिन या विद्या सा विमुक्तये आपने स्लोगन भी पढ़ा होगा, हम लिखते भी हैं। लेकिन उसका सही तात्पर्य तो ये है कि व्यक्तिगत विकास करे, वो विद्या है। अब आजीविका के लिए जो उपार्जन किया जाता है, वो कलाओं से होता है। इसके लिए एक पहलू हमने देखा कि व्यक्तिगत विकास मुख्य है, इसके लिए विद्या का सर्वप्रथम स्थान दिया गया। दूसरा स्थान दिया कला को, क्योंकि आजीविका के लिए कोई ना कोई कला चाहिए। जैसे कि कोई व्यापार करता है, तो एक व्यापार करने की एक कला है एक प्रकार की। वो नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, कोई अच्छा संगीत बजाता है, कोई अच्छा कलाकार बनता है, कोई अच्छा जैसे कि कोई अच्छा औषध निर्माण करता है, कोई अच्छा गीत गा सकता है, कोई अच्छी रसोई बना सकता है। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक कला है और वो उसके लिए कायमी की बुद्धि मतलब जो सीख-सीख कर, देख-देख कर सीखा जाता है। तो ये प्रायः कला है, वो कला सीखी जाती है देख-देख कर, वो वातावरण बनाकर, तो ये भी एक पहलू है आजीविका का। तो इसके लिए 2 प्रकार हमारे यहाँ भारत में बताए। मैं बीच में ही एक बात बता दूँ आपको कि सबसे पहले जो शिक्षा का इतना गहरा विचार किया गया, वो केवल ना केवल एक देश में किया गया, वो है भारतवर्ष। मैं अपने 15 साल गुरुकुल शिक्षा पर मैं रहा, गुरुकुल में रहा और गुरुकुल में मैंने गुरु जी के पास जो शिक्षा मैंने ली, या तो फिर विद्या का अध्ययन किया, थोड़ी बहुत कलाएँ सीखी। मेरा केंद्र बिंदु हमेशा ये रहा पढ़ने का और हमारा जो गुरुकुल था, जो संस्कृत आर्य जहाँ मैं पढ़ा था, उसमें भी ये मुख्यता से था कि विद्या मुख्यता से आनी चाहिए और कला भी आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने विद्या का अध्ययन किया, थोड़ी बहुत कलाएँ सीखी, लेकिन ये दोनों का मिश्रण, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो श्रेष्ठ है। तो भारतीय मनीषियों ने चिंतन किया। आप धर्मपाल जी को पढ़ेंगे तो आपको उसकी बात पता चल जाएगी कि 18वीं सदी में शिक्षण कैसा था, उसके ऊपर धर्मपाल जी ने एक ग्रंथ लिखा है पूरा। तो धर्मपाल जी प्रामाणिक इतिहासकार है और हाउस को ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ जो लाइब्रेरी है उसकी अंग्रेजों की, उसके अंग्रेजों ने जो डेटाबेस तैयार किया था या डेटा एकत्रित किया था भारत में शिक्षण का, उन्होंने उसको लेकर पूरा चिंतन अपना करके और फिर एक बताया था कि भारत में शिक्षण की कैसी व्यवस्था थी, क्या स्थिति थी। उसमें मैं बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इतना ही कि बहुत लोगों ने ये शिक्षा से प्रेरणा ली कि शिक्षा में क्या-क्या होना चाहिए और वो शिक्षा का सही स्वरूप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक विद्या की, जो मैंने बात की उसमें व्यक्तिगत विकास हो, इसके लिए विद्या का स्थान है। कला का स्थान इसलिए है कि वो व्यक्ति अपने पग पर, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो किसी का भी स्लेव गुलाम न हो और खुद अपना उत्पादन कर सके या तो फिर किसी की मदद सहकार कर सके। यहाँ गुलाम की, यहाँ नौकरी की कोई कांसेप्ट इसलिए नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि एक सहकार की भावना थी। आज हम ले सकते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या फिर अपने रीत से वो एक सक्षम हो जाए अपनी आजीविका कमाने की, ये भी एक पहलू रहा है, उसको हम कला कहते थे। विद्या व्यक्तिगत विकास के लिए हो गई और कला हो गई। तो ये कला का एक था। तीसरी थी कि सामाजिक मान्यता उसको मिले ये शिक्षण से। वो ऐसा शिक्षण ले तो उसको सामाजिक मान्यता मिले। इसको आज हम डिग्री कहते हैं कि कोई ना कोई डिग्री हो, तो यद्यपि उसका आजीविका अभी सद्धर हो, वो खुद फैक्ट्री वाला हो या कुछ भी हो, तो भी डिग्री अपने आप में एक महत्व रखती है, या तो मान्यता अपने आप में एक महत्व ऐसा बन जाता है, तो वो तय करता है कि किसको मान्यता वो ज़्यादा दे, किसको कम दे। तो ये हम बात करते हैं कि एक मान्यता की बात आई, तो उसमें डिग्री का प्रावधान दिया गया। आज हम गवर्नमेंट में या तो कहीं पर भी देखते हैं तो सर्टिफ़िकेट, सर्टिफ़िकेट, सर्टिफ़िकेट जो सुनाई देता है, वो एक प्रकार की मान्यता है। हालाँकि वो अभी उतनी रही नहीं है। तो ये तीनों पहलू को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा का विचार करेंगे। तो सबसे पहले उल्टे से आएँगे हम, क्योंकि हमने महत्व उल्टे क्रम से दिया है। सबसे जो पहला क्रम व्यक्तिगत विकास को है, वो हमने व्यक्तिगत विकास को नहीं दिया है। हमने किसको क्रम दिया है सबसे पहला, तो सबसे पहला डिग्री को दिया है। तो मैं ये बता दूँ कि डिग्री पाना
आज जितना सरल है, उतना कोई भी काल में मतलब अभी के मध्य में मैकॉले की सिस्टम में सरल नहीं था। क्यों? क्योंकि डिग्री देने की जो प्रोसेस है, या तो परीक्षा लेने की जो प्रोसेस है, वो सबसे लेंथी और सबसे अवैज्ञानिक है। तो इसके लिए अभी बहुत सुज्ञ लोग और बहुत विद्वान लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि डिग्री ही धीरे-धीरे निकल जाए, अभी ऐसा हो रहा है। जैसे कि बहुत कंपनियों ने कहा है कि अभी डिग्री हम देखेंगे ही नहीं नौकरी देने के लिए, अभी तो स्किल देखेंगे। तो अभी धीरे-धीरे डिग्री बेस से स्किल बेस्ड पर आ रहे हैं। लेकिन तो भी हम डिग्री का विचार करते हैं तो एक मान्यता एक होनी चाहिए। तो आजकल बहुत सारे होम स्कूलिंग्स के बोर्ड जैसे एनआईओएस है या और कोई बोर्ड है, उसमें आप दे सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ है। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएँ खुल रही है, क्यों खुल रही है? क्योंकि ओपन स्कूलिंग का अभी धीरे-धीरे लगाव होता जा रहा है लोगों को और ये पता चलता जा रहा है या फिर वो अवैज्ञानिक जो पद्धति है, प्रोसेस है, उससे उसका विकास नहीं होता है, वो भी पता चल रहा है सबको। तो इसके लिए जैसे स्कूल है, उससे बरोबर ही अभी ऐसे बोर्ड्स या ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हो रही है। तो ये एक डिग्री के पहलू से है। दूसरी बात, वो कभी भी व्यक्ति ले सकता है। तो अभी हम ये सोचेंगे कि गुरुकुल शिक्षा को कैसे समझेंगे? प्रायोरिटी के बेस पर उसको कैसे समझा जा सकता है? तो 2-3 बात हम देख लें। एक तो ज़रूरत का पहलू देखें कि हमको ज़रूरत किसकी-किसकी है। मानो कि 3 वस्तुएँ रखी कि भई जो डिग्री की ज़रूरत है, पहली बात, आजीविका की ज़रूरत है और व्यक्तिगत विकास की ज़रूरत है। अब इसमें अर्जेंसी किसमें है? मतलब जो अभी ही हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता है। अभी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है या बाद में ही हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों पर हम ध्यान दें। साधारणता से व्यक्तिगत विकास ऐसा है, जो ऐसी बात है कि जो जिस समय होता है, उसी समय उसको किया जा सकता है। वो काल गया कि उसके बाद में आप उसको नहीं कर सकते। वो छूटे हुए पहलू को आप सुधार नहीं सकते हैं। क्यों? तो इसकी हम बात करेंगे। भारतीय मनीषों ने ये चिंतन किया, उसके बाद एंड्रयू बेल करके एक अंग्रेज भारत में आया। उन्होंने बेल पद्धति पूरी चेन्नई में लगाई या और जगह पर जहाँ-जहाँ पर भी वो उसने शैक्षणिक पद्धतियों में काम किया, वहाँ पर उसने ये अपना चिंतन प्रकट किया और खास करके भारत की जो उपगुरु पद्धति है, जो मॉनिटर सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि एक छात्र दूसरे छात्र को पढ़ाता है। अब ये पूरी सिस्टम जो थी वो बहुत वैज्ञानिक थी कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाकर अपना पाठ 3 गुना स्पीड से पक्का कर सकता था। जब भी आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपको ये पता होगा कि वो 3 गुना स्पीड से वो पक्का हो जाता है पाठ। आज की सिस्टम में वो नहीं है उसकी, लेकिन एंड्रयू बेल ने वो जाना और उन्होंने प्रायोगिक रूप से उसको रखा। तो उसके बहुत ही सफलता मिली। मोंटेसरी की मैं बात कहूँ, उन्होंने भी ये सारे प्रयोग किए हैं। बहुत सारे प्रयोग मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम घर पे भी वो करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने मोंटेसरी ने भी बहुत सारा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं या तो मैं उसके कुछ प्रयोग बताऊँगा। बहुत सारे अंग्रेज लेखकों ने या तो फिर शिक्षाविदों ने ये काम किया है, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या-क्या हम ध्यान में रखें। तो सबसे पहला तो ये रखें कि अभी की आवश्यकता क्या है? उसको पढ़ाना क्यों है? अब एक नोट पेन लेकर बैठ जाइए और बालकों को आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ये पहले निश्चित करें कि क्यों पढ़ाना है, उसका हेतु क्या है? क्योंकि हम जभी भी बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूछते हैं कि क्यों बाहर जाना है? छोटी-सी बात हम करते हैं तो पहला प्रश्न लगाते हैं क्यों? तो अभी हम पढ़ाना है तो क्यों? अब हम कहते हैं कि ऐसे ही सब पढ़ाते हैं और ये पढ़ाना है, तब तो आप बौद्धिक बात आप नहीं समझ रहे हैं। तो सब लोग पढ़ाते हैं इसके लिए हमको पढ़ाना है या बच्चों को आवश्यकता है या बच्चों को कुछ चाहिए इसलिए हम पढ़ाते हैं, तो वो एक पहला प्रश्न है क्यों पढ़ाना है? तो आप जैसे ही उसमें आगे बढ़ेंगे सोच विचार में, चिंतन के क्षेत्र में, तो आपको लगेगा कि डिग्री के लिए पढ़ाना ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है और अभी तो वो रह नहीं गई। क्योंकि डिग्री तो उसको कभी भी, कहीं भी मिल सकती है या फिर डिग्री के लिए और इंतज़ाम भी करते हैं और या फिर जो डिग्री कंसीडर होती है, वो आज के एजुकेशन में 10th और 12th की होती है। अब 10th तक की तो कोई डिग्री उसको कंसीडर नहीं की जाती है।
गवर्नमेंट के हिसाब से। आप जहाँ पर भी इंटरव्यू देंगे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में तो 10th की डिग्री ही आपकी कंसीडर होगी। अब 10th डिग्री के लिए वो एक डिग्री में फर्स्ट क्लास या तो फिर और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए उसके पहली कक्षा से लेकर 10th कक्षा तक हम उसको मेहनत करवाते हैं, जबकि वो एकदम इलॉजिकल है। क्यों? इसके मैं कारण बताता हूँ। तो पहली बात तो ये कि जो कोर्स का निर्माण हुआ है, जो ये कोर्स उसमें बहुत सारी बदल आती है। हर एक पंचवर्षीय योजना जैसी होती है, उसी तरह से एजुकेशन में भी ऐसे 5-5 सालों में जैसे गवर्नमेंट बदलती है और कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो सीधा वो कोर्स बदल देते हैं। एक बोर्ड का कोर्स होता है, वो अलग होता है, दूसरे बोर्ड का कोर्स दूसरा हो जाता है, फिर कुछ बदल जाता है तो वापस चेंज हो जाता है। कोई प्रश्न करते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। तो जो वो लोग स्वीकार कर रहे हैं अभी जो शिक्षणविद है वो, कि हम कोई एक ऐसा नहीं बना पाए हैं कि जो हमको संतोष दे। कि बालकों के विकास के लिए ये कोर्स उपयुक्त हो या तो फिर उसका कोई लॉजिकल हम सीक्वेंस नहीं बता पाते हैं, रीज़न नहीं बता पाते हैं। जैसे कि चौथी कक्षा में आया हुआ विद्यार्थी को हम वही विद्यार्थी है जिसने 4th क्लास में या 5th क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स लिए, वो मानो 90 अप लिए। उसको 6th क्लास में या 7th क्लास में मानो कि 2 ही महीना गया, वो 6th क्लास में वो आ गया, 5th क्लास पास करके 6th क्लास में आ गया और उसको हम कुछ पूछेंगे, तो 5th क्लास का जो विद्यार्थी जिन्होंने 90 अप लिया है और उसकी परीक्षा यदि 6th क्लास में 2-3 महीने बाद ली जाए, तब वही विद्यार्थी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सीक्वेंस नहीं है। जो 5वीं में पढ़ा है, उसका संबंध छठी से नहीं आता है। जो छठी में पढ़ा है, सब 7वीं में नहीं आता है। बहुत सारे विषयों में ऐसा है, 2-3 विषयों को छोड़कर। तो बहुत सारे लोगों ये बताते हैं कि उसमें कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रही है, जबकि हमारे यहाँ ये विचार पहले किया जाता था, क्रमस्तु अध्ययने प्रयोजकः ऐसा एक सूत्र है। उस सूत्र में बताया है कि कोई भी क्रम ऐसा अध्ययन का होना चाहिए कि वो जो पहले दिन जो अध्ययन किया हो, वो उसको बार-बार उसका रिवीजन होता रहे और अंत में जाकर उसको वो भी बात याद रहे जब वो पहले दिन पढ़ा हो। तो ये बहुत ही महत्व का विषय है, वो सीक्वेंस का है। हम भी ऐसा लगता है कि कोई संबंधित बातें हम ज़्यादा याद रख पाते हैं और कोई त्रुटक-त्रुटक बातें हम याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए पहली तो बात ये सोच लें क्यों शिक्षा दें? यदि जवाब ये है डिग्री का, तब तो आप ठीक है, केवल इतना ही प्रयोजन है, तो कुछ विचार आपने किया नहीं है, तो अब ठीक है, अब जो लोग चल रहे हैं लाखों लोग, वो चला लेंगे, तब तो हमको कोई और ही चलाएगा। जैसे कि आज बालक का क्या हो रहा है कि क्या पढ़ाना है, वो कोई और निश्चित करता है। अब जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है बालकों को जानने की या फिर बालक को पहचानने की, वो पढ़ाने में वो लगा है, या तो उसको पढ़ाने का काम सौंपा है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिसके पास कोई क्षमता नहीं है पढ़ाने की, बालक को पहचानने की, उसको कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी या फिर ऐसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जिसको अभ्यास है या फिर करवाना चाहिए इसे अभ्यास, तो कहीं पर ऐसा अभ्यास कोई भी अभ्यासक्रम में नहीं है ज़्यादातर। तो ये हम आज अभ्यास के बारे में थोड़ा बहुत कहेंगे। दूसरी बात यदि आपके पास है कि डिग्री के साथ आजीविका का, तो आज हम देखते हैं कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, तो सबसे प्रश्न अमेरिका में भी आजीविका का आया। मैंने पेपर में पढ़ा कि बहुत लोगों ने ये सब भत्ता माँगा क्योंकि उसके पास कोई आजीविका नहीं है। अब डिग्री तो वहाँ बहुत है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उससे भी आगे है। क्यों? क्योंकि आजीविका का विचार ये डिपेंडेंसी है, मतलब जो अभी हम देख रहे हैं नौकरी की, वो भारत में ये विचार किया गया था कि ऐसी कलाएँ या ऐसा क्षेत्र हो, जहाँ पर व्यक्ति अपनी थोड़ी-सी भी आजीविका स्वयं स्वतंत्र रूप से कमा सके। इसके लिए उसका विचार भी करना आवश्यक हो जाता है, वो चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे खेती हो, चाहे कुछ भी हो, कृषि हो। लेकिन आजीविका का भी विचार किया गया था। तो आजीविका का दूसरा विचार में यदि आपका टिक है, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या ये इनफ है? ये शिक्षा देने से ही आजीविका हो जाएगी, ऐसा कहते हैं, वो ठीक है बात। तो आप यदि सर्च करेंगे गूगल पर या कहीं पर भी डेटा लेंगे, तो कितनी सेक्टर में आज नौकरी है या आजीविका का संबंध डिग्री के साथ या शिक्षण के साथ कितना है? या फिर स्किल के साथ कितना है? तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि उसका स्किल के साथ ज़्यादा संबंध है। तो स्किल के साथ तो उसका संबंध है, लेकिन स्किल के साथ जो हम पढ़ा रहे हैं एजुकेशन, उसका संबंध नहीं है। तो ये मिसिंग है कि स्किल का आजीविका के साथ संबंध होना और फिर जो पढ़ा रहे उसके साथ स्किल का संबंध न होना, वो टूटती है प्रक्रिया। इसलिए हम ये बताते हैं कि वो थोड़ा सोचिए कि ये मिसिंग तो नहीं है। स्किल हम देना चाहते हैं,
तो वो शिक्षा से जो अभी डे टू डे लाइफ में हम पढ़ा रहे हैं, जो ये चालू शिक्षण दे रहे हैं स्कूल का या फिर इसका जो भी विद्यापीठ का कहीं पर, उसमें क्या वो स्किल सीख रहा है या सीख रही है? यदि नहीं सीख रही है या तो उसका विचार नहीं है, तो हमको विचार करना चाहिए कि हाँ, ये क्या क्यों? क्योंकि विनोबा भावे ने बताया था, जब भारत आज़ाद हुआ, तो विनोबा भावे ने पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू, तब वो प्रथम पंत प्रधान थे। तो उन्होंने ये बताया कि 6 महीने तक, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, तो उस समय उन्होंने ये बात की थी कि 6 महीने तक सारी स्कूल बंद की जाए भारत की, जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। सारे कोर्सों के लिए जो निर्माण करना है पाठ्यक्रम, उसके लिए सारे विद्वानों को आमंत्रित किया जाए, जो-जो लोग थोड़े-थोड़े रूप में जानते हैं भारतीय शिक्षा को या कला को या शिक्षण को, उसको बुलाया जाए और वो सब मिलकर एक अभ्यासक्रम अलग-अलग रूप से तैयार करें और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर बदलकर नए रूप से, मतलब गुरुकुल वही रहेगा, शिक्षण वही रहे, लेकिन उसकी नए रूप से, नई पद्धति से, नए विचारों से, नए आयामों से उसका स्थापन किया जाए, जिसमें हर एक के विचार को स्थान दिया जाए, स्वीकार किया जाए। अब ये उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा। वो आज डॉक्यूमेंटेशन में है, उनके जीवन चरित्र में भी मैंने पढ़ा है, बहुत सारी जगह पर वो है। तो ये उसके पत्र में ऐसा है, बहुत सारी डिटेल है और उन्होंने लिखा कि ये बहुत विचारों के अंत में मैं आपको ये कह रहा हूँ। बहुत जब मैंने चिंतन, विचार-विमर्श किया है, तो उसके अंत में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे आज़ादी हो, तो ये इस तरह की शिक्षण व्यवस्था को बनाई जाए। नहीं तो 100, 200, 500 साल तक ये जो स्ट्रक्चर है, वो बदलने वाला नहीं है और सारी समस्याएँ ये स्ट्रक्चर से पैदा होने वाली है क्योंकि ये सोच-विचार कर कुछ भी इसमें किया नहीं है। इसमें पर पद प्रश्न है। हर एक एंगल पर, हर एक स्टेप पर प्रश्न है और वो प्रश्न का कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो ये खंडहर बन गई है दीवार, ये या तो ये बिल्डिंग, तो उसको यही करना चाहिए कि उसके स्थान पर कुछ नया विकल्प दिया जाए। तो ये विनोबा भावे ने उस समय किया जो आप हमको आज सच्ची बात लगती है क्योंकि जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये शिक्षण रोज़गारी देने में सक्षम नहीं होगा, सामाजिक संबंध को विकास करने में सक्षम नहीं होगा, लीडर बनाने में सक्षम नहीं होगा। ये शिक्षा कोई उद्योग के शिक्षण में भी ये सफल नहीं होगा। तो आज हम देखते हैं कि प्राय 90% सब ऐसी नहीं होगी, 10% तो अपवाद रहता है, लेकिन 90% जो स्ट्रीम में फ्लो जा रहा है, उस स्ट्रीम के साथ इसका कहीं पर भी संबंध नहीं आता है स्किल का। तो ये हमको एक देखने की बात है कि यदि हम स्किल चाहते हैं, तो उसको कैसे दी जाए? या वो स्कूल में है, वो पर्याप्त है क्या स्किल? तो क्यों पढ़ाना है उसको? तो हम देखते हैं डिग्री के लिए, तो ठीक है, उसके ऊपर स्किल भी उसकी बने, तो उसके लिए स्कूल में क्या उसकी शिक्षा हो सकती है या फिर हमको और इंतज़ाम करने पड़ेंगे? क्या कि कोई और स्थान देखना पड़ेगा? ये दूसरी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं अभी बताने वाला हूँ, जो आज का मुख्य विषय हम उसको कह सकते हैं तो तीसरी बात है व्यक्तिगत विकास उसका। तो व्यक्तिगत विकास की यदि हम बात करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन व्यवहार में सफलता और निष्फलता देखी जाती है, वो हमारे भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती है। कोई व्यक्ति भौतिक में कितना आगे है या पीछे है, वो उसकी सफलता का आधार नहीं है, या तो वो संतोष का भी आधार नहीं है। तो सबसे आधार क्या है? तो आधार वो व्यक्ति में कितनी मैच्योरिटी है, या तो उसने कितना विकास किया है। उसके ऊपर ये आधारशिला है। तो व्यक्तिगत संबंध के स्तर पर भी हम देखते हैं तो सोशल जो हमारे संबंध है या फिर हमारे जो बच्चों के माता-पिता के साथ या माता-पिता के साथ है, दोनों के समाज के साथ है या गुरु के शिष्य के गुरु के साथ जो संबंध है, पत्नी के पति के साथ जो संबंध है, वो संबंध में देखने को मिलती है मैच्योरिटी। तो वो व्यक्तिगत विकास है। हम आत्मा के विकास की बात तो छोड़ ही देते हैं। मैं तो एक जनरल टास्क में ये बात कर रहा हूँ। आत्मा का विकास, इंद्रियों का विकास, प्राण का विकास वो अपने स्थान पर है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जनरल हम यदि विकास की परिभाषा ये कर दें कि जो मैच्योरिटी है, जो मनुष्यत्व है, जो मानवता है, वो उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि वो नहीं हो पाया है।
कि वो हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो नहीं हो पाया है। विज्ञान में एक डॉक्टर बना दिया, एक इंजीनियर बना दिया, लेकिन एक मनुष्य बनाने में ये शिक्षा सक्षम हो पाई है क्या? तो हम देखेंगे डेफ़िनिटली वो नहीं हो पाई है। इसलिए सारे भ्रष्टाचार का जो कोई कारण है, तो कोई बाहरी कारण नहीं है। लोग कहते हैं कि उसने पॉलिटिक्स किया, वहाँ वो पॉलिटिक्स कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने गद्दारी की, उसने तिकड़मबाज़ी की, लेकिन वो सबका मूल कहाँ पर है? उसका यदि हम विचार करते हैं, तो सारे शिक्षणविदों ने एक जगह पर वो बताया है कि ये सारे की जड़ कहाँ पर है? तो सारे की जड़ शिक्षण पर है। तो उसको जिस समय ये सिखाना चाहिए था, वो समय उसको नहीं सिखाया गया है। उसने वो वातावरण में रहा ही नहीं है। इसलिए उसने जो देखा, वो जो देखता आया, तो वो जो सोचता आया, तो उसके ऊपर जो मैपिंग की गई या तो फिर उसको जो सुनाया गया, वो सारा के पर उसका व्यक्तित्व निर्माण हो गया। अब हो सकता है वो कहीं और वातावरण में जन्मा, उसने कुछ और देखा, तो और तरह की उसकी सोच हो गई और वो और तरह से आगे बढ़ गया और फिर ऐसे समाज का निर्माण हो गया। तो आप देखेंगे कि उसमें आप गहराई में जाएँगे तो व्यक्ति का या ये सब मूल्यों की बात नहीं। आज हम देखते हैं कि मूल्य निष्ठा कहीं कोई एजुकेशन में देखने को नहीं मिलती है। आप देखते हैं कि इतने सारे कोर्स करवाने के बाद जब परीक्षा आती है, तो एक सुपरवाइज़र को रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि विद्यार्थी कॉपी ना कर ले इसलिए। अब वो 1 साल में उसको ये नहीं पढ़ाया या तो फिर वो नहीं पढ़ पाया कि मैं अपना ही लिखूँगा, वो प्रामाणिकता उसमें नहीं आई। दूसरी बात वो सुपरवाइज़र के ऊपर एक चेकिंग वाला आता है, अब वो उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा। अब जो जो शिक्षा का काम कर रहा है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि वो चीटिंग नहीं करेगा। अब वो उतना करने के बाद भी कॉपी होती है, उतना करने के बाद चीटिंग होती है। अब इसमें से यदि बच जाए, तो पेपर कहीं और दिखने को अब तो कोड आ गए, लेकिन उसके पहले बहुत भ्रष्टाचार हुआ कि कहीं और देखने को जाए, तो हज़ारों-हज़ारों विद्यार्थियों का जीवन इसमें दाँव पर लग गया, उसकी डिग्री दाँव पर लग गई, जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की, तो एक ने कोई रिश्वत ले ली और फिर उसको प्रवेश दे दिया, योग्य व्यक्ति रह गए। तो समस्या शिक्षण की ज्वालामुखी हम जैसे देखते हैं उसका आसान नहीं है क्योंकि उस तरह के व्यक्ति शिक्षण में नहीं है। चाणक्य जी ने इसलिए बताया कि और व्यवस्थाओं में तो भ्रष्टाचार 1% चल जाएगा। किसी कोई ग्रोसरीज़ में, कोई और वस्तुओं में शायद 1% भ्रष्टाचार रहेगा ही। कोई कितना ही स अच्छा समाज हो जाए, राम राज्य क्यों ना आ जाए, उसमें रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में 0.1% भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खेल पूरा खेल नहीं है, वो एक मनुष्य जीवन की विकास की एक प्रक्रिया है। इसलिए व्यक्तिगत विकास की यदि हम सोचते हैं, तब तो ये स्कूल में हम जो भेजते हैं उसको, तो वो क्या पर्याप्त है या और कोई प्रयत्न उसके लिए करना चाहिए या उसके लिए कोई और विकल्प लेना चाहिए, वो भी हमको एक सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल्य शिक्षा ऐसी है कि वो जब चाहिए, जब उसको जो प्रोसेस होती है विकास की, वो समय पर उसको दी जाए, तो ही वो फलित होती है। वो प्रवचन से, सुनने से या फिर कोई ऐसी प्रोसेस से नहीं आएगी जो बाहर की। वो बच्चे जब छोटे होते हैं या जो उसका विकास क्रम होता है, उसी समय उसको यदि बोया जाए, तो ही वो पेड़ बनकर आएगा। हम देखते हैं ना कि आज हम हमारे पास लाखों रुपया है, चलो एक बीज मैंने दे दिया, आप उसका वृक्ष बनाकर दिखाओ। नहीं, आज इतनी टेक्नोलॉज़ी होने पर भी वो बीज को वृक्ष बनने में काल लगता है, समय लगता है। तो और वो समय देना ही अब कोई ऐसा माने कि वो मैं 20 साल के बाद बीज बोऊँगा और तुरंत फल ले लूँगा तो नहीं होगा, वो आज ही बोना पड़ेगा। तो बच्चों के बारे में जो मूल्य है, तो वो मूल्य शिक्षा हम बाद में देंगे, तो वो तो केवल शब्द रह जाएँगे, लेकिन उसको जीवन में लाना है यदि, तो वो बचपन से ही जिस समय बताया है, उसी समय करनी पड़ेगी। इसलिए पंचकोश हमारे यहाँ बताए हैं। उसकी मैं बात करूँगा कि किस समय कैसी मूल्य शिक्षा थी और कैसी देनी चाहिए। तो आज ये नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि कोशों का संबंध सृजनात्मकता से है। आज स्कूल में जो सिखाते हैं या तो फिर सीख कर आता है, वो प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी ये दोनों में फ़र्क है। आज हम उसको प्रोडक्टिविटी सिखाते हैं, क्रिएटिविटी उसका क्रिएशन वो नहीं सीख पाता है। प्रोडक्टिविटी में ज़्यादातर क्या है वस्तु को कैसे बनाना है, किस तरह से उसका उपयोग करें या किस तरह से वो बनती है, वो देखकर एक बनाना होता है, वो है प्रोडक्टिविटी। जैसे वो प्रोडक्ट कभी भी 24 घंटे हो सकती है, कोई कोई वस्तु बनाता है 24 घंटे उत्पादन हो सकता है।
आप देखते हैं कि कोई वस्तु चौबीसों घंटे बन रही है, मशीन में बन रही है, वो सेट कर दिया, वो बनती जा रही है। वो चौबीसों घंटे प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन एक फूल का खिलना, आप देखिए एक फूल खिला है और वो फूल का खिलना है, वो एक प्रकार का सर्जन है। वो 24 घंटे नहीं हो सकता है। शाम ढलने पर वो नहीं होगा। वो सुबह ही होगा, सूर्योदय के समय ही होगा। उसके बाद वो खिलता जाएगा और फिर ढल जाएगा। वो सर्जनात्मकता है। वो उसी समय होगी। फूल का खिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, वो सर्जनात्मकता है, वो कुदरती होती है, वो नैसर्गिक रूप से होती है। अब हम देखते हैं कि आज जो नैसर्गिक रूप में सर्जनात्मकता बालकों के पास है, उसका विचार नहीं किया जाता है। अवश्य ये सब जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका क्रिएटिविटी उसकी नहीं बढ़ती है। इसके लिए ये भी बात ध्यान में रखें कि जहाँ पर हम भेजते हैं, वहाँ पर उसकी सृजनात्मकता का विकास होता है या नहीं होता है। तो उसकी सृजनात्मकता का यदि विकास नहीं हुआ, तो चाहे कितना भी वो पढ़ ले, चाहे कितना भी वो डिग्री ले ले, कुछ भी करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो किसी की लाइन पर ही रहेगा, वो किसी के एक प्रकार का वो स्लेव रहेगा। लेकिन अपनी सृजनात्मकता का उपयोग वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कर पाएगा। तो वो एक फ्रस्ट्रेट व्यक्ति रहेगा, क्योंकि जब व्यक्ति सृजनात्मकता उसकी बाहर नहीं आती है, तो एक प्रकार की निराशा छा जाती है। जैसे आप किसी को सिकुड़ कर रखो फूल को और फूल मुरझा जाएगा, फ्लावर। उसी तरह से व्यक्ति की सृजनात्मकता का यदि उपयोग नहीं हुआ, तो वो उसका विकास नहीं हो पाता है। इसके लिए विकास के ये पहलू को प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आज कदाचित प्रोडक्टिविटी सिखाई जाती हो, वो भी नहीं सिखाई जाती है, लेकिन कदाचित सिखाई जाती हो तो भी वो क्रिएशन उसको नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए हम थोड़ी बात करेंगे पंचकोश की। तो कोई भी शिक्षा हो, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा, लेकिन सारी शिक्षा की पद्धतियों का हमारे गुरुजी ने प्रायः जगत की सारी जितनी भी शिक्षा के ऊपर प्रयोग हुए थे, वो सारे प्रयोगों का अध्ययन किया। एक पद्धति उससे छूट नहीं पाई। वो चाहे वोल्ड्रोफ स्टेइनर की हो, मैडम मोंटेसरी की हो, या फिर गुजराती कोई या मराठी कोई स्थानिक लोगों ने जो प्रयत्न किया, कोई भी प्रकार की शिक्षा की पद्धति, जिन्होंने कुछ भी काम किया था इसके सामने या इसके साथ, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन हो या फिर विश्व यूनिवर्सिटी, कोई भी प्रकार का हो, बीएचयू हो, तो वो सारी पद्धतियों का गुरुजी ने अध्ययन किया। अध्ययन करके वो कुछ प्रश्न उन्होंने निकाले, कुछ हल निकाले और गुरुकुल में कुछ ऐसी बातें बताई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आज तक रहा, वो पंचकोश विकास का रहा। तो पंचकोश विकास के बारे में मैं थोड़ी बात करूँगा। उसमें गुरुजी का बहुत ही गहरी शोध, गहरी गहरा चिंतन उससे प्रकट किया उन्होंने शिक्षा का। उसमें हम देखते हैं कि जैसे कोई स्टेप्स होते हैं कोई भी विकास के, मतलब अलग-अलग, जैसे कि एक पेड़-पौधा है, तो पहले वो बीज होगा, उसके बाद अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसमें पर्ण आएँगे, मतलब पत्ते आएँगे, उसके बाद फ्लावर आएँगे और फ्लावर के बाद फिर फ्रूट आएगा। तो ये क्या है? एक विकास का क्रम है, उसी तरह से वो विकास होगा। अब तो कोई चाहे कि मुझे पत्ते नहीं चाहिए, मैं सीधा फ्रूट ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो प्रोसेस ऐसी ही कुदरत ने रखी है कि पहले बीज होगा, उसके बाद अंकुर होगा, अंकुर के बाद वो फिर वृक्ष की तरफ जाएगा, फिर वो बनेगा तो फिर पत्ते आएँगे, पत्ते के बाद फूल आएँगे, फूल के बाद ही फ्रूट आएँगे। तो ये कुदरती विकास का क्रम है एक प्रकार का। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी एक क्रम है। उसको आप ये बता सकते हैं कि ये क्रम से ही उसका विकास होगा, तो उसके लिए जो ज़रूरी है, वो उस समय करे। तो वो 5 कोष की बात की गई। उसमें मैं बताऊँगा सबसे पहली बात है, वो फिज़िकल बॉडी। फिज़िकल बॉडी सबसे प्रथम है, मतलब शरीर का स्वास्थ्य। तो उसका पूरा ध्यान रखना है। तो पहला ही स्टेप है वो फिज़िकल बॉडी। अब फिज़िकल बॉडी के बाद क्या है? तो हम देखते हैं कि कोई भी, जैसे एक लैपटॉप पर मैं अभी दिख रहा हूँ या तो फिर अभी प्रवचन दे रहा हूँ, तो ये एक सारी डिवाइस है, वो फिज़िकल फ़ॉर्म है। लेकिन वो केवल डिवाइस चलती नहीं है, उसको चलाने के लिए एक कोई शक्ति की ज़रूरत होती है, जैसे विद्युत शक्ति हो गई अभी। अभी ये विद्युत शक्ति से चल रही है, बैटरी चार्ज है या तो विद्युत लगाया हुआ है, तो विद्युत के कारण मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कोई भी व्यवस्था को या फिर कोई भी मैकेनिज़्म को चलाने के लिए
एक शक्ति की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। उसी तरह से फिज़िकल बॉडी के अंदर, उसके बिहाइंड, उसके पीछे एक फ़ोर्स है। वो फ़ोर्स जो एनर्जी के रूप में है, उसी को ऋषि मुनियों ने प्राण शक्ति ऐसा नाम दिया है। तो एक तो हो गया बॉडी, मतलब फिजिकल बॉडी, उसको कहेंगे हम अन्नमयी कोश। दूसरा हो गया एनर्जी, उसके उसका नाम दिया है प्राणमयी कोश। वो एक प्रकार की एनर्जी है, वो भीतर है। अब उसका विकास सतत होता रहेगा। जैसे हमको भूख कंटिन्यू लगती रहती है, अग्नि प्रज्वलित है शरीर में, तो हमेशा हम कुछ खाएँगे तो पच जाएगा। जैसे अभी भी कुछ खाया पच जाएगा, क्योंकि हमारे पास भूख है, अग्नि है, प्रज्वलित है। अब क्या होगा, वही भूख एक टाइम पर पीक पॉइंट पर आएगी। जैसे 7-8 बजे वही भूख पीक पॉइंट पर जाएगी, उस समय हम सबसे ज़्यादा खा सकेंगे। या दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, जो जिसका टाइम है, वो टाइम पर क्या होता है, अग्नि तो हमेशा प्रज्वलित रहती है शरीर में, लेकिन वो पीक पॉइंट पर आती है, तो उस समय हम ज़्यादा खा सकते हैं, वो खाया हुआ ज़्यादा पचा सकते हैं। उसी तरह पाँचों कोषों का डेवलपमेंट, इसमें मैंने 2 ही कोष की भी बात की, अन्नमयी कोष मतलब शरीर का स्वास्थ्य, शरीर की पूरी प्रक्रियाएँ, उसका डेवलपमेंट, अंदर जो अंग-उपांग है, अंदर जो अंग है, उपांग है और जो सारी चेष्टाएँ है, स्नायु है, उसका डेवलपमेंट होता है। वो पीक पॉइंट पर कब होता है? तो 0 से 5 साल। बालक जन्म लेता है या गर्भ में है, तब से लेकर 5 साल तक उसका पीक पॉइंट पर होता है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन पीक समय, बहुत ही केंद्रीभूत समय कौन-सा है? तो वो समय है, वो 0 से 5 साल का हम बता सकते हैं, वो ऋषि मुनियों ने बताया 5 साल तक। अब एक ये मैंने बताया 0 से 5 साल तक, तो उसके लिए हम एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे कि अन्नमयी कोश का विकास होगा तो क्या होगा? तो शरीर में बार-बार शरीर को केंद्र में रखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ बताया कि 5 साल के बच्चों को या तो घर में ही पढ़ाइए या घर जैसा वातावरण हो वहाँ पढ़ाइए। वो पढ़ने का स्थान जनरल नहीं होना चाहिए, वो विशेष होना चाहिए। बालकों को जहाँ रखा जाता है 3 से 5 साल में, या तो फिर 0 से 3 साल पे या कहीं भी, तो एक तो है उसका माँ का सानिध्य मिले और दूसरा उसको संस्कारी वातावरण मिले, बहुत ज़रूरी है। 3-5 साल, 0 से 5 साल तक के जो बालक है, उसको बार-बार यूरिन जाना पड़ेगा, बार-बार उसको भूख लगेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसका शरीर मोर एंड मोर माँग रहा है। वो विकास के स्तर पर जा रहा है, अंग-प्रत्यंग की प्रक्रियाएँ अंदर चालू है। इसलिए आप उसको कुछ भी देंगे, छोटे बालक को आप देखिए, कुछ भी दिया आपने, मानो कि कुछ सूंघने का गुलाब दिया, कुछ उसको अच्छा लगा इसलिए पाउडर दिया, कुछ भी आपने इसी उसको दिया तो मुँह पर ले जाएगा और टेस्ट करना चाहेगा, सारी खाना चाहेगा। चाहे कोई भी, आपने बोल दिया खेलने के लिए, लेकिन वो बॉल को क्या करेगा? वो सीधा मुँह में ले जाएगा। आपने बैट दिया खेलने को छोटा-सा, वो बैट को क्या करेगा? वो सीधा मुँह पर ले जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि उसको टेंडेंसी वो खाने की होगी। क्योंकि उसके भीतर में अभी विकास हो रहा है, अंग-प्रत्यंग खिल रहे हैं, उसको चाहिए, मोर एंड मोर चाहिए और ये एक ही उसका मार्ग है और वो मुँह पर ले जाता है। इसके लिए उसकी टेंडेंसी खाने की होगी। इसलिए वो अन्नमयी कोश जब डेवलप हो, तब उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो हम वैदिक पेरेंटिंग में बताते हैं, शास्त्रीय पेरेंटिंग में बताते हैं। प्राचीन पेरेंटिंग के जो विषय होते हैं, कल वो है, तो कल हम उसको बताएँगे कि थोड़ी बहुत उसके साथ कैसा व्यवहार करें। तो ये एक हो गया कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए 0 से 5 साल तक। अब कुदरत जिस क्रम से विकास करती है, उसको कैसे हमको सहयोग करना है। जैसे कोई भी व्यवस्था को हम सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो जो नियम बनाते हैं तो हम पालन करते हैं, तो वो तो हम समझते हैं एक नागरिक के रूप से कि भैया ऐसा करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा भला है। अब कुदरत जो कुछ करती है, उसको हम विपरीत जाकर कुछ करते हैं, तो वो हमको भुगतना पड़ता है। जैसे कुदरत विकास कुछ और तरीके से चाहती है और हम अपनी रीत से या फिर और लोग कहते हैं या फिर कोई और बताता है, उसके हिसाब से हम करते जाते हैं। तो वो हम थोड़ा देखेंगे कि नेचर क्या है?
और वो क्या चाहता है, बच्चों को किस तरह से रखा जाए। तो वो जो विकास क्रम में जाते हैं, उस विकास क्रम को साथ देना है, सहकार देना है, तो बच्चों की समस्याएँ 80% हमको नहीं रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर हम बीच में आ जाते हैं, जो प्रोसेस होती है उसमें हम बीच में आ जाते हैं, इसलिए सारी समस्या बालकों की होती है। कोई बताता है कि वो ज़िद्दी हो गया है, गुस्सा हो गया है, मान नहीं रहा है। पेरेंटिंग में हम समाधान देते हैं कि इसको ऐसे आप परवरिश करो, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि कहीं न कहीं हम बीच में आते हैं उसके। हम हमारी तरफ से चलते हैं या फिर कोई अज्ञानी व्यक्ति बोल देता है इस लाइन में कुछ जानता ना हो, वो कुछ भी उसका स्टेटमेंट दे देता है। आजकल तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है, कोई कुछ जानता ना हो और तुरंत स्टेटमेंट दे देता है। शिक्षा में कोई भी बोलता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी ओपिनियन देता है, तो वो उसको आप विचार करें कि ये कुदरती नैसर्गिक नेचुरल प्रोसेस क्या है और उसमें हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो 0 से 5 साल के बच्चों में ये फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा रहेगा, अंग-प्रत्यंग का विकास क्रमशः होता जाएगा। तो ये 5 साल के बच्चों को अन्नमयी कोश के ध्यान में रखकर वो बताया है कि ऐसी आप परवरिश करो। अब मुख्य विषय अब आता है। आज का जो विषय है, वो मुख्य ये है कि शिक्षा की जो उम्र होती है, ज़्यादातर परेशानी है कि 6 से 10 साल की उम्र में, उस समय उसको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, उस समय उसका प्राणमय कोश का डेवलपमेंट होता रहता है। तो शरीर के अंदर 2 प्रकार के फ़ोर्स है, वो चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु, सब में है ये। तो प्राणमय कोश जिसके पास है, उसमें एक तो रिज़र्व फ़ोर्स होती है। अब रिज़र्व फ़ोर्स 60% है, 40% एक्टिव है हमारी फ़ोर्स। तो हम ये कहते हैं कि भीतर की गुप्त शक्ति जगानी है, कुंडलिनी जागृत करना, या तो फिर भीतर का मन का उपयोग करना, या तो फिर मन की शक्ति। गांधी जी बताते हैं मैंने मन की शक्ति 10% ही उपयोग की है, मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ। तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब बताते हैं कि मन की पूरी शक्ति का उपयोग किया जाए तो व्यक्ति बहुत ही, ये जिस सृष्टि में रहा है उससे 50 गुना विकास कर सकता है। तो ये हमारे लिए तो केवल एक कल्पना रह जाती है कि भई ये मन की शक्ति वगैरह क्या है? लेकिन उसको और हम डिफाइन करें और सोचे उपनिषदों की तरह, तो किसकी बात कर रहे हैं? तो ये जो बात है वो प्राणमय कोश की कर रहे हैं। उसको चाहे वो कोई भी नाम दे, लेकिन वो प्राणमय कोश की बात कर रहे हैं। तो वो 60% रिज़र्व फ़ोर्स है और वो हर एक में, क्योंकि ज़रूरत 40% की ही है। क्रियाकलाप में और ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है ही नहीं। तो कुदरत ने वो शक्ति एक्टिव नहीं रखी है। जैसे क्या करते हैं हम, 4-5 घंटे काम करना है, या फिर पढ़ना है, या फिर खेल खेलना है, या फिर भोजन करना है, या फिर किसी के साथ बात करनी है, भाग-दौड़ करनी है, उसमें 40% से हो जाता है। शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक्टिव नहीं, पैसिव है। अब हम देखेंगे कि मानो कि वो वृक्ष में हम उदाहरण लेंगे कि एक वृक्ष, जैसे यहाँ पर भी हम बोते हैं, नीम का पेड़ के बीज मानो यहाँ बोया, और वही बीज, सेम क्वालिटी का सेम बीज आपने जंगलों में भी बोया। हिमालय की सापुतारा, कहीं पर भी आप कोई भी जंगल की झाड़ियों में वो बीज जब बो देते हैं, तब आप देखेंगे कि यहाँ नीम का जो पेड़ है, वो 20 फीट तक जाएगा, 25 फीट तक जाएगा। और वहाँ जो पेड़ है जंगल की झाड़ियों में, वो 30 फीट तक जाएगा, 25-30 फीट तक जाएगा। यहाँ 15-20 तक, वहाँ 25-30 तक। इतना फ़र्क क्यों आया? तो जब वैज्ञानिक वो शोध करने लगे कि इसमें क्या फ़र्क आया, बीज में कोई फ़र्क नहीं है, उल्टा इधर हम केयर करते हैं, उधर तो वो अपने आप में उग जाता है। तो वो पाया गया कि बहुत झाड़ियाँ हैं, तो उसको सूर्य का ताप करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब प्रतिदिन उसको स्ट्रगल है, सूर्य का ताप लेना है, उससे अपना खुराक अंदर बनाना है और फिर विकास करना है। तो ये स्ट्रगल जो हुई, उससे क्या होगा कि स्ट्रगल से उसकी जो रिज़र्व फ़ोर्स है, वो बाहर निकल गई। अब ये पौधे को आसानी से सब कुछ मिल गया, तो इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये 15 फीट तक गया, अब वो 30 फीट, 25 फीट तक गया, क्यों? क्योंकि उसको रिज़र्व फ़ोर्स बाहर निकल गई। हम भी ऐसे प्रयोग करेंगे, तो हमको भी लगेगा कि नहीं ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आया, तो हम भुज कच्छ में गए थे, तो गुरुजी सेवा देने के लिए गए थे, तो एक बहन को वहाँ पर आर्थराइटिस था, बहुत इंजेक्शन दिए थे, गोलियाँ दी थी, वो तो भी 2 लोग चाहिए उसको कंधा देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, तो ही वो खड़े हो पाती थी। अब जैसे अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, पूरे जो
बंगले थे, पूरा जो उसने हिलता हुआ देखा। उसके बाद क्या हुआ कि वो तुरंत खड़ी हो गई। खड़ी होकर वो दौड़ गई। दौड़कर वो बाहर निकल गई और बाद में वो बैठ गई, फिर खड़ी। तो उसने सोचा कि ये तो चमत्कार हो गया। गुरुजी को बताया। गुरुजी ने बताया नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप कंफर्ट ज़ोन में थे, तो दवाई ले रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो पूरी शक्ति जो भीतर की है वो जगती नहीं थी, क्योंकि आप कंफर्ट ज़ोन में थे। आप सुख-सुविधा में रहते थे, सहारा देने वाला मिल जाता था, तो आपकी वो भीतर की शक्ति बाहर नहीं आती थी। अब क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो उससे क्या हुआ कि सब भागने लगे। अब कोई किसी को याद ही नहीं कर रहा है कि अब कौन माता, कौन ये, सब अपने-अपने जान बचाकर भाग रहे हैं। तो क्या हुआ, अब अब कंफर्ट ज़ोन गया। अब तो या तो भागो या मरो, ये 2 ही विकल्प रहे। अब तो इतनी दुःख हुआ, इतना उसको परेशानी हो गई कि इतनी वो अपने आप में हिम्मत करने लगी अंदर से उठने का, तो उठ गई। उठी ही नहीं, दौड़ गई और फिर बाहर अब ग्राउंड में आ गई, तो फिर कंफर्ट ज़ोन में फिर बैठ गई, तो फिर नहीं उठ पाई। हम भी कभी देखते हैं कि हम बहुत दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ने की स्पीड तब ज़्यादा होती है जब हम कुत्ता कोई पीछे पड़ जाए, तो हम पूरी शक्ति से नहीं, शक्ति से ज़्यादा दौड़ पाते हैं, क्योंकि जो भीतर की शक्ति है, वो बाहर आ जाती है। कभी हम इतना सोच लेते हैं कोई भी समस्या के विषय में, तब अचानक एक विचार आ जाता है। तो कैसे होता है वो? क्योंकि वो हमारी रिज़र्व फ़ोर्स है। और उसको ही हम शास्त्रीय भाषा में प्राणमय कोश कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की योग्य है, भारतीय शिक्षा में जो कांसेप्ट था ना, वो ये भीतर की शक्ति को बाहर निकाल, कि वो कैसे एक्टिव हो जाए, वो कैसे निकल जाए बाहर, इसलिए बहुत सारे प्रयोग थे। शिक्षा में भी ऐसे विषय दिए जाते थे, जो इसके रिलेटेड हो, कि उसकी कैसे न्याय दर्शन, एक दर्शन ऐसा था कि वो बहुत सारा सोचने को आपको मजबूर कर देता था। तो वो जो भीतर की मानसिक शक्ति वो बाहर आ जाती थी, तो प्रतिभा उससे विकास हो जाता था, प्रतिभा का, वो खिल जाती थी। ऐसे ही दर्शनों की रचना हुई है, क्योंकि हमारी भीतर की शक्ति बाहर, नहीं तो लोग कहते हैं कि उससे क्या हो जाएगा? आप सोचते रहो, नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अंदर का जो क्रिएशन वो बाहर आ जाएगा। इसके लिए जिन-जिन लोगों ने दार्शनिक तरीके से भी पढ़ा, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी लिखा है, इंग्लिश भाषा में भी, उन्होंने एजुकेशन का अर्थ क्या लिखा वो डिक्शनरी में आप देख सकते हैं, कि डिक्शनरी में जो व्याख्या की एजुकेशन की, टू ड्रॉ आउट, मतलब भीतर से बाहर निकालना। एजुकेशन टू ड्रॉ आउट, ऐसी व्याख्या की, कि भीतर से बाहर निकालने को एजुकेशन कहते हैं, नहीं बाहर से अंदर डालने की प्रक्रिया को। तो ये हम थोड़ा जो डिफरेंस है वो देख लेंगे, कि बाहर से अंदर डालना वो एजुकेशन है, कि अंदर ही पड़ा है उसको बाहर निकालना। तो आप एजुकेशन का अर्थ देखेंगे डिक्शनरी में, तो यही देखने को मिलेगा, टू ड्रॉ आउट, अंदर से बाहर की तरफ यात्रा, अंदर के बाहर की तरफ निकालना, उसको एजुकेशन कहते हैं। तो वो एजुकेशन की बात हमने की कि ये 2 कोष, 0 से 5 साल तक अन्नमयी कोष और 6 से 10 साल तक, उस समय क्या होता है, क्रिया शक्ति पीक पॉइंट पर होती है अपनी, सभी विद्यार्थियों की। तो उसको कैसे शिक्षण देना चाहिए? तो आज एक ही प्रावधान है, कोई भी कोर्स का विद्यार्थी हो, चाहे प्रथम कक्षा का हो, चाहे वो माध्यमिक में हो, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में, सबको बैठकर वो भी बेंच के ऊपर बैठकर पढ़ना है। क्योंकि ये एक ही तरह का जो माहौल है, कि पढ़ना मतलब बेंच के ऊपर बैठकर कॉपी लेकर, फिर वो जो प्रोफेसर या तो फिर टीचर है वो पढ़ाता है, वो हमको लिख लेना, वो पढ़ाई की एक 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 ऐसी ही जड़ सिस्टम है। जबकि अलग-अलग समय पर, अलग-अलग कोर्स के विकास से पद्धति पढ़ाने की अलग-अलग हो जाएगी। जैसे बच्चे हैं, 6 से 10 साल की उम्र के बीच है, तो उसका प्राणमय कोश का विकास है, तो हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो उसको एक्टिव रखकर क्या पढ़ाना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। आज जो स्कूल में 5-6 घंटा उसको बैठना पड़ता है, वो एक प्रकार का अन्याय है, क्योंकि उसकी जब क्रिया शक्ति पीक पॉइंट पर है, तब हम उसको बिठाकर एजुकेशन देते हैं। अब जब वो चला जाएगा, तब वो हमारे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं रहेगी कि ऐसे विषय सिखाया जाए कि उसमें चपलता को, स्फूर्ति को, प्रतिभा को निर्माण करें। तो ये प्राणमय कोश मतलब 6 से 10 साल की उम्र में जो प्राण शक्ति क्रियान्वित होती है, सबसे ज़्यादा क्रियान्वित होती है, तो उसका उपयोग कैसे करें?
तो विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा उसको शिक्षण दें। अब वो कौन से खेल है, किसी भी तरह का खेल चाहिए या किस तरह का खेल चाहिए, तो वो हम खेलों के बारे में हम बताएँगे। शायद कल हो पाएगा तो, नहीं तो प्रश्नोत्तरी में हम परसों फिर लेने वाले हैं। तो कल या परसों उसके बारे में हम लेंगे कि विभिन्न प्रकार के खेलों से हम कैसे उसको शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि प्राण शक्ति जो है, वो बहुत महत्व की है और वो खेलते-खेलते क्या सीख सकते हैं, एक्टिव रहकर क्या सीख सकते हैं, एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार है प्राण शक्ति का, ये है प्रश्नोत्तरी। हम जब प्रश्न करते हैं वो जीवंतता बताता है कि हम एक्टिव हैं। जैसे आप कोई प्रश्न, अभी तो मेरा उपदेश सुन रहे हैं, उपदेश की पद्धति से मैं अभी कर रहा हूँ ऑनलाइन। परसों हम जब आएँगे या तो फिर हम वन टू वन जब चर्चा करेंगे, तब क्या होगा कि एक प्रश्न करता है और दूसरा उसको आंसर करता है। तो उससे क्या होगा कि उससे एक प्रकार का संवाद होता है और वो संवाद से हमको नई-नई चीज़ें सीखने का या फिर एक्टिव होने का एक मार्ग मिलता है। तो ये वन वे नहीं है, 6 से 10 साल को बालकों को भी आप देखेंगे कि वो प्रश्न करते हैं कुछ ना कुछ, वो सीखना चाहते हैं कुछ ना कुछ और वो ऐसा है कि वो वन वे कन्वर्सेशन नहीं चाहते हैं। इसलिए उसको वन टू वन कन्वर्सेशन, वन टू वन ना करके कन्वर्सेशन करके कि वो कुछ प्रश्न करे, हम उत्तर दें और कुछ हम ही पूछ लें और वहाँ से शुरू करें। ऐसी पद्धति सबसे ज़्यादा सफल होती है जब उसकी उम्र होती है 5 6 से 10 साल के बीच में, वो प्राणमयी कोश उसका विकसित होता रहता है। अंतिम बात, पूरी शिक्षा की जो मैंने बात की, कल भी मैं करने वाला हूँ। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि पूरी शिक्षा में आज जब हम भेजते हैं स्कूल में, या तो एक तो हम ये विचार करें कि क्यों भेजते हैं। तो ये 3 हेतु मैंने बताए, ये आप नोट लेकर आप देख लो कि ये वहाँ पर ये पर्पस हमारा सोल्व होता है, ये पर्पस हमारा फुलफिल होता है वहाँ पर, तो ये एक काम करें। दूसरी बात कि ये पढ़ाई जो है उसको हम पूरा स्ट्रक्चर जान लें, कि जो अभी की शिक्षा है और जो अभी कह रहे हैं, तो वो शिक्षा उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। कुछ अनावश्यक जो वस्तुएँ हैं, जो वो 10 साल बाद में निकालने वाले या 15 साल बाद निकालने वाले हैं, अभी कुछ बातें थी जो आज निकल गई, वो अननेसेसरी थी। तो अभी तक जो पढ़ाई की, उसका कौन ज़िम्मेदार है? अननेसेसरी क्यों पढ़ाई? जैसे कोर्स अभी बदल गया 5 साल, 6, 10 साल पहले, तो उसमें बहुत सारी अननेसेसरी बात थी। गुरुजी ने पत्र भी लिखे थे गवर्नमेंट को, अब उन्होंने जाकर कुछ चेंज किया और कुछ इतिहास भी बदल दिया, कुछ परिवर्तन भी आ गए। तो अब जो अननेसेसरी शिक्षा उसको 10-10 साल तक दी गई, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? कम से कम वो जो भी हो, लेकिन अपने बालकों का ख़्याल रखना वो अपना काम है। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी पढ़ाई है वो आवश्यक है, कितनी आवश्यक नहीं है। आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देगी आपको कि बिल्कुल नेसेसरी नहीं है बालकों के लिए, उसके विकास के लिए, वो अननेसेसरी बर्डन होता है। जब आप अननेसेसरी कुछ भी सिखाते हो, जैसे बॉडी में आप अननेसेसरी जब खा लेते हो ना, बॉडी नेसेसरी कितना भी खाए, वो उसको वज़न नहीं लगता है। लेकिन अननेसेसरी एक भी वस्तु खा ले, वो बर्डन होता है, जैसे स्टमक के ऊपर, पाचन के ऊपर वो भार बन जाती है। एक प्रकार का वो वज़न बन जाती है, एक प्रकार का दबाव बन जाता है उसके ऊपर। उसी तरह से अननेसेसरी जब इन्फॉर्मेशन आएगी, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो सेव करेगा, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के लिए उसको बाध्य करते जाते हैं हम लोग उसको रटने के लिए, तो ये एक प्रकार का अत्याचार है। तो ये अत्याचार हम बालक के ऊपर नहीं करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, कोई सूज्ञ को, तज्ञ को पूछेंगे कि क्या ये आवश्यक है? आवश्यक है तो अवश्य पढ़ाइए, लेकिन अनावश्यक है तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई बात ऐसी होती है जो काल आने पर हमको पता चल जाती है। जैसे काम की कोई सेक्स की बात करता है, तो वो कुछ समय आने पर पक्वता आती है और उससे ऑटोमेटिक पता चल जाता है वो। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बात अभी की जाए। क्योंकि वो समय आने पर वो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, पूरी आंतरिक प्रक्रिया है, तो वो पता चल ही जाता है और कोई प्रश्न रहे तो वो पूछ सकता है। लेकिन जब वो काल पर जिस छोटा बच्चा है, उसको हम कितना भी बताएँगे कि भी शादी करने से क्या होता है, सेक्स से क्या होता है, तो कुछ समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी वो लेवल नहीं है। उसको वो अवश्य पढ़ाना है, लेकिन वो बाद में पढ़ाना है, उसका काल नहीं है।
उसी तरह से भूगोल के ये हम समझ पाते हैं आसानी से कि भई ये बात ठीक है। उसी तरह से भूगोल के, खगोल के, उसी तरह से कुछ दूसरे प्रश्न जो होते हैं, वो नेसेसरी नहीं होते हैं और जब बालकों को पढ़ाया जाता है, तब क्या होता है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक प्रकार का थकान महसूस कराती है और वो बालक की प्रतिभा के ऊपर भार होता है, वज़न होता है, वो दबाव में आ जाता है। इसलिए वो टेंशन जो आज है पूरी सिस्टम में या तो फिर बालकों में, तो इसलिए हम स्कूल में बताते हैं एक व्यंग किया है एक लेखक ने कि स्कूल में कोई दिन में जब वो चोरी करने आए तो क्या नहीं चोर पाएगा? तो बोले घड़ी कभी वो घड़ी की वो चोरी नहीं कर पाएगा स्कूल में। और सारा ले जाएगा वो कोई बात नहीं, कुछ और बाहर की वस्तु ले जाए, घड़ी कहीं से भी निकाल नहीं सकता है। तो क्यों? क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग देयर। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी घड़ी पर देखते रहते हैं, इसके लिए घड़ी की चोरी नहीं कोई कर सकता है, व्यंग किया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसमें कंटाला आता है, बोरिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से नहीं दी जाती। हम भी ये देखते हैं, मैंने भी बताया आज भी 1 घंटा हो गया, लेकिन मैंने यदि ऐसा बताया हो, कुछ सीक्वेंस में ना बताया हो, तो आपको भी कंटाला आ सकता है। उसी तरह से बच्चों को किस प्रोसेस से पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये 2 कोष की बात हमने आज की। अन्नमयी कोष 0 से 5 साल के बच्चों को विकसित विकास की प्रक्रिया में होता है, 6 से 10 साल की प्रक्रिया को 6 से 10 साल के बच्चों को प्राणमयी कोष डेवलप होता है। अब वो दोनों में क्या प्रोसेस करनी चाहिए और बच्चों को हँसते-खेलते कैसे पढ़ाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात जभी भी स्कूल में हम भेजते हैं, तो उसमें क्या देखना है हमको या स्कूल से क्या अपेक्षा रखनी है या स्कूल को क्या सुझाव देना है। एक बात याद रखिए स्कूल से विपरीत नहीं है, लेकिन अवश्य ये देखना है कि वो हमारी जो अपेक्षा है या तो फिर बालकों को विकास के ध्यान में रखते हुए हम स्कूल में भेजते हैं, वो पर्पस वहाँ फुलफिल होता है या नहीं होता है। तो ये शिक्षा का हम जितना ध्यान रखेंगे उतना ही हम ज़्यादा समझ पाएँगे। इसलिए आज का काल ऐसा है कि बालक को तो पढ़ाना ज़रूरी है ही, माता-पिता को भी थोड़ा बहुत पढ़ना, ये विषयों को समझना, इसका चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज समय हो गया है, तो आज मैं इतना बताता हूँ। कल वापस हम जो कोर्स की बात हमारी आज 3 कोर्स की बात बाकी रही, वो कल मैं वापस करने वाला हूँ। महत्व मैंने आज बताया, वो सारा महत्व मैं कल थोड़े और डिटेल में बताने वाला हूँ। तीसरी बात कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, होम स्कूलिंग करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसकी भी बात हम कल करने वाले हैं। कोई भी प्रश्न रहे, तो एक तो हमारी शिविर शायद जून में होने वाली है, उस समय आपको हम आह्वान देंगे। कोई भी प्रश्न रहे, तो वो आप कमेंट में अवश्य कहें। कुछ ऐसे प्रश्न है उसके ऊपर फ़ोन करना पड़े तो एक नंबर दिया है वहाँ पर, वो नंबर पर आप कुछ पहलू पूछ सकते हैं, मैं नहीं मिलूँगा लेकिन दूसरे व्यक्ति वो मुझे बता देगा, तो वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा, आप वो कमेंट में ही लिख दें प्रश्न, तो हम अंतिम दिन मतलब परसों वो प्रश्नोत्तरी हम रखने वाले हैं। उसके बाद हम तय करेंगे कि आपकी यदि जिज्ञासा रही, तो ऐसे सेशन जो गुरुकुल विषय में, गुरुकुल के इतिहास के विषय में, गुरुकुल के संबंधित चरित्रों के विषय में बहुत कुछ बात करने जैसी है, दर्शनों के बारे में बहुत कुछ बात करने जैसी है। बहुत सारे प्रयोग हम बच्चों को करवा सकते हैं, ऐसी बात करने जैसी है, तो हम बात मिलकर कर सकते हैं। आप वहाँ घर पर बैठे ये समय का सदुपयोग करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, घर पे बैठकर ही। तो इसलिए आज के सेशन में आज इतना ही। अब आपके प्रश्न अवश्य लिखें, आपके जो सुझाव भी अवश्य लिखें, आपको कैसा लगा? आपको सेशन ये कैसा लगा? वो भी आप अवश्य कमेंट में लिखें, ताकि हम किस तरह के सेशन आपके सामने रखने हैं, वो भी हम निर्णय कर पाएँ। तो ऐसे ही सेशन हर एक विषय के हम करने वाले हैं। तो फिलहाल कल अवश्य फिर 4 बजे मिलेंगे, फेसबुक पर भी लाइव है और यूट्यूब पर भी लाइव है। तो अपने दोस्तों को या फिर जो परिचित है, उनको भी जो जिसको-जिसको इसमें इंटरेस्ट है, उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इतना कहकर हम फिर कल 4 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।